ये वाला क्वेश्चन करते हैं, क्या कह रहा है देखिए, तो जरा खुद से ट्राई कीजिएगा और जरा बताइएगा, मुझे बोलिएगा जरा आप लोग। ठीक है, जरा बोलिए आप लोग, सर हुआ नहीं हुआ, कहाँ तक पहुंचा, तभी तो हम हेल्प कर पाएंगे। किसी का नहीं हुआ तो वो ज्यादा जरूरी है बताना, हो गया तो वो भी बताइए कि सर इतना आ रहा है। कीजिए जरा इसको। हो रहा है। सर -44 kJ/मोलार। -44। ठीक आया।
हाँ सर, -44 किलो जूल आ रहा है। चलिए हम करें। देखिए जरा, किसी भी ये रिएक्शन जो है वो कंबशन का ही रिएक्शन है। अगर आप ध्यान से देखें तो दिस इज अ रिएक्शन ऑफ कंबशन, और इसी की इंथैल्पी पूछ रहा है। किसी भी रिएक्शन की इंथैल्पी अगर पूछ रहा है तो बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते हैं, है कि नहीं। डेल्टा एच किसी भी रिएक्शन क्या क्या होता है, सिग्मा डेल्टा एच रिएक्टेंट माइनस सिग्मा डेल्टा एच प्रोडक्ट। रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है। तो रिएक्टेंट में कितने बॉन्ड्स हैं, सबसे पहले तो 4 CH बॉन्ड है, 4 CH। उसके बाद एक CC है, एक C डबल बॉन्ड C है, और उसके बाद 3 O डबल बॉन्ड O है माइनस। प्रोडक्ट में CO2 में कुछ स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, एक CO2 में 2 CO बॉन्ड होते हैं, 2 CO2 में 4 CO बॉन्ड होंगे, और एक H2O में 2 OH बॉन्ड होते हैं, 2 H2O में 4 OH बॉन्ड होंगे, है कि नहीं। बस हो गया काम। 4 इंटू CH बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी है 414, प्लस CC बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी है 619, प्लस 3 इंटू OO बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी है 499, माइनस 4 इंटू CO बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी है 724, प्लस 4 इंटू OH बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी है 460। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट द एंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन। यही किया है। यस सर, इस पर 964 आया है। इसका 964 नेगेटिव में या पॉजिटिव में? सर नेगेटिव में। ओके, बाकी लोगों का कितना आया है? 964 कई लोगों का नहीं आया है। सर -44 आ रहा है। -44 आ रहा है सॉल्व करने पे। ओके, और बोलिए भाई, और किसी का? साइली कितना आया? यस सर, -964। हाँ 964 आना चाहिए, माइनस में 964 हाँ आना सर, चाहिए। 964। बिल्कुल बिल्कुल, 964 किलो जूल पर मोल आना चाहिए। हवाले कैलकुलेशन जरा एक बार बेटा ट्राई कीजिए, कुछ तो गड़बड़ हुआ है कैलकुलेशन में। कैलकुलेशन में कुछ तो मिस्टेक हुआ है बेटा कबाले, ठीक है। चलिए जरा इन्होंने कुछ क्वेश्चंस भेजे हैं वो देख लें। यहाँ पे कैसे रख सकता हूँ,
शेयर कर। ठीक है, जरा ये वाला क्वेश्चन देखिए तो भाई इन्होंने भेजा है सूरज ने। खवाले आया? वाले जरा ये वाला क्वेश्चन देखिए तो जरा। चार क्वेश्चन भेजा है इन्होंने। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए तो जरा। कह रहा है एन इंटीमेट मिक्सचर ऑफ फेरिक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम इज यूज्ड इन सॉलिड रॉकेट फ्यूल। ठीक है, सॉलिड फ्यूल इन द रॉकेट। ठीक है, कैलकुलेट द फ्यूल वैल्यू पर ग्राम। कैलोरीफिक वैल्यू पूछ रहा है बेसिकली, फ्यूल वैल्यू या कैलोरीफिक वैल्यू, एंड फ्यूल वैल्यू पर सीसी ऑफ द मिक्सचर। ओके ठीक है। हीट ऑफ फॉर्मेशन एंड डेंसिटीज आर फॉलोज, आर एज फॉलोज। हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया गया है और डेंसिटी दी गई है। ओके, और पूछ रहा है आपसे कैलकुलेट फ्यूल वैल्यू पर ग्राम। ओके ओके ओके। फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 and aluminium is used in rocket fuel. Calculate fuel value per gram. Ferric oxide Fe2O3 दोनों के लिए डेल्टा HF दिया गया है। सॉलिड रॉकेट फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं हम। कैलकुलेट फ्यूल वैल्यू पर ग्राम। ठीक है, ओके। यार ये कुछ क्लियर नहीं कर रहा है, लेकिन चलिए फिर भी देखते हैं जरा। डेल्टा HF की वैल्यू दी गई है, हीट्स ऑफ फॉर्मेशन एंड डेंसिटीज, यानी कि Al प्लस 2Al प्लस 3/2O2 गिव Al2O3, ये दिया गया है। और दूसरी चीज जो दी गई है वो Fe प्लस 3/2O2, 2Fe प्लस 3/2O2 गिव Fe2O3 दिया गया है कि नहीं? इन दोनों रिएक्शंस के लिए दिया गया है और कह रहा है कि पर मोल में दिया गया है, यानी कि 1 मोल इसका लेंगे तो इतनी एनर्जी निकलेगी। कैलकुलेट द फ्यूल वैल्यू पर ग्राम एंड फ्यूल वैल्यू पर सीसी ऑफ द मिक्सचर। अच्छा, मिक्सचर का बताना है। यार ये बड़ा अजीब सा क्वेश्चन लग रहा है। ओके, दो डेटा ये दिया गया है। इसका है माइनस, जरा आप लोग भी दिमाग लगाएंगे। इसका है -199। ओके, कह रहा है मिक्सचर में है आपका Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3 है प्लस एल्यूमिनियम है। ये हो, जब ये बर्न होगा ना Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम, सो आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है रिएक्शन जो बनना चाहिए वो Al2O3 प्लस Fe बनना चाहिए। ये रिएक्शन होता है
और इस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, इस रिएक्शन की इंथैल्पी पूछ रहा है वो। जब आप इसको हीट करेंगे तो ये रिएक्शन होगा और इस रिएक्शन की वजह से इंथैल्पी रिलीज होगी। ठीक है, अच्छा अब इसका इंथैल्पी क्या होगा, इस रिएक्शन की इंथैल्पी क्या होगी, इन दोनों की पता है आपको। तो पहले वाले को तो एज इट इज लिखें, दूसरे वाले को उल्टा कर दें। हाँ, पहले वाले को एज इट इज लिखिए, दूसरे वाले को उल्टा कर दीजिए। तो ये आ जाएगा -399 और +199, यानी कि ये आ जाएगा कितना, -200, है कि नहीं, किलो कैलोरी पर मोल। इतनी एनर्जी रिलीज होगी पर मोल में रिलीज होने पे, किलो कैलोरी पर मोल के लिए। ठीक है, इतनी एनर्जी किलो कैलोरी पर मोल में रिलीज होगी। ठीक है, तो 1 ग्राम पर मोल का मतलब समझ रहे हैं कि कितना ग्राम लिया है आपने। ये रिएक्शन की इंथैल्पी ये है, इस रिएक्शन की इंथैल्पी का मतलब आपके मिक्सचर में कितना ग्राम है, 56 दूनी 112 और 48, 160 ग्राम ये है। और एल्यूमिनियम का क्या होता है, 27 दूनी 56, टोटल है आपका 216 ग्राम। 216 ग्राम के लिए इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, तो पर ग्राम पूछ रहा है वो। 1 ग्राम के लिए कितनी एनर्जी रिलीज होगी, -200 डिवाइड बाई 216, ये आ जाएगा। इसको कैलोरी में कन्वर्ट कर लीजिए तो इंटू 10⁻³ कैलोरी पर ग्राम लिख सकते हैं। ये इसकी कैलोरीफिक वैल्यू होगी या फ्यूल वैल्यू होगी, बेटा समझ में आ गया। सूरज जरा सॉल्व यस कीजिए, सर। आंसर क्या दिया गया है, आंसर भी बता दीजिए, डाट क्रॉस चेक कर सर लिया। 3.9। 3.9, 3.9, यस सर। 100 इंटू डिवाइड बाई 116, 3.9 कैलोरी, किलो कैलोरी। किलो कैलोरी। हम्म, कहाँ गड़बड़ी हो रही, पर ग्राम वाला ना कि पर सीसी वाला बोल रहे हैं। पर सीसी है सर। पर ग्राम वाला बताइए बेटा, हमने पर ग्राम में निकाला है ना। सीसी वाला नहीं पता, पर ग्राम वाला, चलिए पर सीसी में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। 160 ग्राम है, डेंसिटी Fe2O3 की है 5.2, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 160 डिवाइड बाई 5.2, और इसका वॉल्यूम हो जाएगा 56 डिवाइड बाई 2.7। एल्यूमिनियम की डेंसिटी ये होती है, तो टोटल वॉल्यूम कितना आएगा, ये 160 डिवाइड बाई 5.2, ये आ जाएगा 30.76, 30.76, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 27 दूनी 56, ये तो आ जाएगा 20, 30 20 50, ठीक है ना। 50.76, तो 50.76 सीसी के लिए -200 किलो कैलोरी है, तो 1 सीसी का कितना हो जाएगा, -200 डिवाइड बाई 50.76, ये आ जाएगा कितना, 200 डिवाइड बाई 50.76, 3.9 के आसपास आ जाएगा।
3.94 किलो कैलोरी पर सीसी, यही आ रहा था आंसर। यस सर। ठीक है, समझ में आया? सर एक बार फिर से समझा दी। एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिएगा, ये एक चीज तो समझ में आ रही होगी कि इस रिएक्शन का ये है इंथैल्पी और इस रिएक्शन की इंथैल्पी, ये मैंने रिएक्शन लिख लिया। डेल्टा एच एफ के लिए करस्पॉन्डिंग रिएक्शन लिखने आना चाहिए बेटा। रिएक्शन लिखने में कोई समस्या नो सर। नहीं है। ठीक है, दोनों की इंथैल्पी दी गई है, इसकी इंथैल्पी ये है, इसकी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ये है और इसका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ये है। ठीक है, ओके। अब क्या कह रहा है कि दोनों को मिक्सचर दिया गया है, एज अ फ्यूल ये काम कर रहा है। तो एज अ फ्यूल काम करते हैं तो रिएक्शन क्या होगा, ये रिएक्शन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये रिएक्शन आपको पता होना चाहिए। मेरे भी दिमाग में नहीं आ रहा था, लेकिन कुछ देर बाद ये मेरे दिमाग में आ गया। अच्छा, एल्यूमिनियम एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वो फेरिक ऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, और काफी मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है इस प्रोसेस में। तो ये रिएक्शन होना है, Fe2O3 और एल्यूमिनियम का मिक्सचर लेंगे, इसको हीट करेंगे, ये आपस में रिएक्ट करेंगे, बर्न होंगे, ये प्रोडक्ट बनेगा और साथ में कुछ एनर्जी रिलीज होगी। वो एनर्जी क्या होगी वही पता करना है हमें। तो वो इस रिएक्शन की इंथैल्पी पता करना है वो, और ये दोनों की रिएक्शन की इंथैल्पी दी गई है। तो बड़ा ही आसान काम है भाई, है ना? यहां से हमने पता कर दिया। तो इस रिएक्शन की जो इंथैल्पी आई -200 किलो कैलोरी पर मोल आई। अब पर ग्राम में निकालना है, तो पर ग्राम के लिए क्या करेंगे, तो Fe2O3 मिक्सचर में 160 ग्राम लिया होगा। अगर ये रिएक्शन कराया है तो 160 ग्राम Fe2O3 लिया होगा, 56 ग्राम एल्यूमिनियम लिया होगा आपने। ठीक है, तो फिर दोनों का मास निकाल लिया, 160 प्लस 56 यानी कि 216। 216 ग्राम मिक्सचर को जब बर्न करेंगे तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी। तो 1 ग्राम मिक्सचर को बर्न करने पे कितनी एनर्जी रिलीज होगी, -200 डिवाइड बाई 216। उसको कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये आ गया आपका जो भी आया डेटा, 0.9 समथिंग आ रहा था, 980 के आसपास आ रहा था कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, अच्छा अब कह रहा है कि भैया ग्राम में तो बता दिया, आप सीसी में बताइए। तो सीसी में चलिए, सीसी में निकालने के लिए दोनों का वॉल्यूम निकाल लीजिए। वॉल्यूम निकालने के लिए डेंसिटी दी गई है, तो 160 ग्राम डिवाइड बाई डेंसिटी है 5.2। इसी तरह से इसकी डेंसिटी निकाल ली, इसका वॉल्यूम निकाल लिया, दोनों का वॉल्यूम ऐड कर दिया, तो ये आ गया करीब 50.76। यानी कि मिक्सचर का वॉल्यूम जो है 50.76 सीसी है। तो इतना सीसी के लिए इतना किलो कैलोरी, तो 1 सीसी के लिए कितनी किलो कैलोरी, यही निकाला है बेटा हमने। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी लोगों के भी डाउट जरा पूछते रहिए आप लोग भी अपने डाउट्स पूछते रहिए। जरा ये देखिए, तो एन एथलीट इज गिवन 100 ग्राम ऑफ ग्लूकोज ऑफ एनर्जी। जरा कीजिए, ट्राई कीजिए सभी लोग। परस्पायर का मतलब क्या होता है? कैलकुलेट द वेट ऑफ वाटर द वुड नीड टू perspire. What do you mean by perspire? किसी को पता है परस्पायर की एनर्जी की मीनिंग? बोलिएगा। स्वेटिंग, पसीना लाना। कितना उसको, कितने वेट ऑफ वाटर को स्वेट के थ्रू बाहर निकालना पड़ेगा, ये बेसिकली कहना चाहता है। परस्पायर का मतलब होता है जब आप मेहनत करते हैं तो स्वेटिंग होती है, उसको पर्सपिरेशन कहते हैं।
स्वेटिंग को पर्सपिरेशन भी कहते हैं, ठीक है। चलिए जरा सोच लीजिए, एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, फिर सॉल्व करते हैं। अथर्व का भी क्वेश्चन आया है अभी। ओके।
हुआ भाई? नहीं हो रहा? कह रहा है एक एथलीट को 100 ग्राम ग्लूकोज दिया गया है, ओके, इक्विवेलेंट ऑफ एनर्जी इक्विवेलेंट टू इतना किलो जूल, ओके, he utilizes 50% of this gained energy in the event, okay, in order to avoid storage of energy of the body, calculate the weight of water that need to perspire, the enthalpy of evaporation, water liquid से वाटर गैस में जाने के लिए 44 किलो जूल उसको पर मोल खर्च करना पड़ेगा। कितनी एनर्जी बची है अभी उसके पास? 100 ग्राम से तो अब हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी दे दी गई है 1560, और उसके आधा कह रहा है उसने खर्च कर दिया, तो बचा कितना है? 780। इतनी एनर्जी खर्च करनी है। अगर 1 मोल ये काम होगा तो 44 किलो जूल एनर्जी खर्च हो जाएगी। तो कितने मोल वाटर को इवेपोरेट करना पड़ेगा उसको बताइए? 780 बटा 44। इतने मोल वाटर को उसको क्या करना पड़ेगा? इवेपोरेट करना पड़ेगा। और इतने मोल वाटर का मतलब कितना ग्राम वाटर? इंटू 18। एकदम आसान वाला क्वेश्चन था भाई ये तो। बोलिएगा जरा, बोलिए। ये आ जाएगा यस 780 हाँ सर। 18 डिवाइड बाई 44। 319 ग्राम कह रहा है पानी। 319 ग्राम पानी जो होगा उसको क्या करना पड़ेगा? परस्पायर करना पड़ेगा। यही है आंसर बेटा। सूरज सर 17.72 दिया है। 17.72 दिया है। टू इतना किलो जूल, सब किलो जूल में ही है। 50% ऑफ दिस गेन एनर्जी इन यूटिलाइजेस 50%। In order to avoid storage of energy in the body, calculate the weight of water that need to perspire. Enthalpy of evaporation of water is 44 किलो जूल पर। कितना दिया गया है? सर 17.72 यूनिट नहीं दिया है सर। 780। कहाँ का क्वेश्चन है ये? अरे यार ये क्वेश्चन कह रहा है कुछ और। आपका जो है ना सब गड़बड़ है बेटा। ये पर मोल में पूछ रहा है, ठीक है? यस सर। ये आ जाएगा 17 पॉइंट। कहाँ का क्वेश्चन है? सर प्रीवियस ईयर आईआईटी का है। कहाँ से? कौन सी बुक का है? सर तत्व है। अच्छा, अरे यार गलती है उसमें, बहुत सारी गलतियां हैं। चलिए ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन दे जरा, देख लीजिए। जल्दी जल्दी कीजिए भाई जरा आप लोग। Polymerization of ethylene to linear polythene is represented by reaction this. N has सर वो भी इसी का पार्ट है एक। कौन सा, किसका पार्ट है? सर एक बचा है ना, इसी का है कुछ। अच्छा, ओके, अच्छा 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 अच्छा। ये कह रहा हूँ यार, क्वेश्चन पूरा तो नहीं है। Okay. ये है given that the average enthalpy of bond dissociation for CC at इतना R इतना and इतना, calculate the enthalpy of polymerization per mole। ठीक है, तो आपको क्या करना है? डबल बॉन्ड को तोड़ देना है, एक डबल बॉन्ड को। आप यहां से यहां जाने में क्या कर रहे हैं? इस डबल बॉन्ड को तोड़ रहे हैं।
और यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड लगा रहा है, यहाँ पे एक सिंगल लगा रहा है, और एक यहाँ पे सिंगल लगा रहा है कि नहीं? एक डबल बॉन्ड को तोड़ना है तो 590 किलो जूल एनर्जी देनी पड़ेगी। 3 सिंगल बॉन्ड को फॉर्म करना है तो इतनी एनर्जी -3 × 311 इतनी एनर्जी रिलीज होगी। कितना आ जाएगा ये? 590 माइनस 933 कितना आ जाएगा? 600, 333, 343 माइनस में 343 किलो जूल पर मोल। है कि नहीं? समझ में आया क्या कह रहा है? आ रहा है कि नहीं? करना ये है आपको कि इस बॉन्ड को तोड़ देना है, और यहाँ पे एक सिंगल लगाना है, यहाँ भी एक सिंगल लगाना है, यहाँ भी एक सिंगल लगाना है, तभी तो ये बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलिए बोलिए भाई। Yes. तो एक डबल को तोड़ देना है, 3 सिंगल बॉन्ड बनाने हैं। ये कर दिया हमने। आंसर क्या दिया गया है? सर -32 किलो जूल पर मोल। -32 किलो जूल पर मोल। नहीं, गलत दिया है, बिल्कुल गलत दिया है। 3 बॉन्ड बन रहा है ना, वो 2 बॉन्ड मान के कर रहा है। 2 बॉन्ड मान के करेंगे तो 32 आएगा, गलत है। ठीक है बेटा? डबल बॉन्ड टूटेगा, Yes. यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा? ये डबल बॉन्ड तोड़ रहा है तो यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। एक जस्ट मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, पॉलीमराइजेशन कर रहा है ना, रुक जाइएगा, रुक जाइएगा, शायद मैंने ध्यान नहीं दिया। CH डबल बॉन्ड CH2 है। आप पॉलीमराइज करने के लिए क्या करेंगे? इसको तोड़ेंगे, एक बॉन्ड यहाँ लगाएंगे, एक बॉन्ड यहाँ लगाएंगे, फिर से, हाँ सही बात है, फिर से ये था, फिर से इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, एक बॉन्ड यहाँ लगाएंगे, एक बॉन्ड यहाँ लगाएंगे, तो होता जाएगा ना पॉलीमराइजेशन। हाँ, 2 ही को तो बनाना पड़ेगा, 3 नहीं बनाना पड़ेगा। रीजन, ये वाला तो अगले वाले में जुड़ जाएगा ना, तो ये बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। समझ रहा है बात को? ठीक है, इसको तोड़ेंगे और ये बॉन्ड बना देंगे, और एक यहाँ पे बॉन्ड बना देंगे, और ऐसे बनाते जाएं तो ये वाला पॉलीमर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? हाँ सर। ठीक है, ये वाला बनाने की जरूरत नहीं है ना। ये वाला अगले मॉलिक्यूल के लिए, ये वाला जो है ये वाला है, समझ रहे हैं? तो ये बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये वाला अगले मॉलिक्यूल से बॉन्ड बना लेगा। 2 डबल बॉन्ड टूटेंगे और 2 सिंगल बॉन्ड बनेंगे, तो 2 ही बॉन्ड बनेंगे बेटा, सही बात है, 2 ही बॉन्ड बनेंगे। यहाँ पे 2 होगा, और अगर 2 होगा तो क्या हो जाएगा? 622 हो जाएगा, और ये 32 हो जाएगा। बिल्कुल सही है, ठीक है। बिल्कुल सही है, दैट इज द करेक्ट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और भी क्वेश्चंस अथर्व के आए हैं मेरे पास। 2-3 क्वेश्चन हैं अथर्व के, जरा ये भी देख लिया जाए। जरा देखिए तो भाई। कह रहा है यूजिंग बॉन्ड एनर्जी डेटा कैलकुलेट द फॉर्मेशन ऑफ आइसोप्रीन। ठीक है, व्हेन बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH इतना इतना एंड इतना। हीट ऑफ फॉर्मेशन पूछ रहा है, हीट ऑफ फॉर्मेशन करना है। बनाना क्या है आपको? CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और दिया क्या गया है आपको?
कार्बन ग्रेफाइट प्लस क्या, हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन, 3 2 5, 1 6 3 9, 9/2 हाइड्रोजन। इस रिएक्शन की इंथैल्पी बतानी है ना, इस रिएक्शन की इंथैल्पी बतानी है और आपको डेटा दिया गया है। तो ये कार्बन ग्रेफाइट मतलब सॉलिड के फॉर्म में है, ठीक है। तो सबसे पहले आप कार्बन ग्रेफाइट को यानी कि कार्बन सॉलिड को कार्बन गैस में कन्वर्ट करेंगे, इसको 9 हाइड्रोजन में कन्वर्ट करेंगे 9/2 हाइड्रोजन को बॉन्ड एनर्जी देनी पड़ेगी और फिर ये दोनों मिलके ये बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। तो नियम से अगर हम बात करें तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट अगर देख लें तो हाइड्रोजन की बॉन्ड एंथैल्पी, अगर इस रिएक्शन का डेल्टा एच देखने की कोशिश करते हैं तो ये आ जाता है 9/2 इंटू एच बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी माइनस कितने सी डबल बॉन्ड सी हैं, 2 CC बॉन्ड है, 2 CC बॉन्ड। सी सिंगल बॉन्ड सी कितने हैं, 1 2, 2 सी सिंगल बॉन्ड सी है और हाइड्रोजन कितने हैं, 9 CH बॉन्ड है कि नहीं, 9 CH बॉन्ड है बेटा, है कि नहीं है, जरा बता दीजिएगा। तो नियम से इस रिएक्शन की इंथैल्पी ये होनी चाहिए थी, लेकिन ये तब होती जब यहाँ पे कार्बन गैस में होता, कार्बन यहाँ पे ग्रेफाइट में है, तो कार्बन ग्रेफाइट को कार्बन गैस में कन्वर्ट करने के लिए भी एनर्जी ऐड करनी पड़ेगी, तो वो रिएक्शन की एनर्जी भी आपको कन्वर्ट इसमें कन्वर्ट करना है तो वो करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा कार्बन सॉलिड से कार्बन गैस वाली एनर्जी, ये सब कुछ कर दीजिए आपको मिल जाएगा 9/2 HH। ये बात समझ में आया, ये वाला इंपॉर्टेंट था। बाकी तो रिएक्शन है तो बॉन्ड एंथैल्पी पता है, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड नहीं तोड़ना है, यहाँ पे कार्बन सॉलिड को कार्बन गैस में कन्वर्ट करना है, ठीक है, क्योंकि रिएक्शन के लिए गैस में होना चाहिए, ठीक है। हाँ सर ठीक है। तो कार्बन सॉलिड से कार्बन गैस में कन्वर्ट करने के लिए वो वाली एनर्जी आपको यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी। बस आई थिंक अब डेटा रख दीजिए, आ जाएगा, है ना। एच बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी है 104, तो 9/2 इंटू 104 माइनस 2 इंटू सी डबल बॉन्ड सी 147 प्लस 2 इंटू सी सिंगल बॉन्ड सी 83 प्लस 9 इंटू सी एच बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी कितनी है 98.8 प्लस 9 इंटू 98.8, ये हो गया, और प्लस कार्बन सॉलिड से कार्बन गैस के लिए जो एनर्जी है वो 171 है। सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट योर आंसर। कर लेंगे वाले, हाँ सर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन जरा देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज इतना यूजिंग NaOH, ठीक है, पर इक्विवेलेंट दिया गया है, ठीक है। हेंस डेल्टा H ऑफ दिस इज, कितना होना चाहिए किलो जूल में, एक इक्विवेलेंट के लिए कितना होना चाहिए 57.1, क्यों, किलो जूल में अगर मैं बात करूं तो ऑक्सैलिक एसिड के लिए कितना होना चाहिए था -57.1, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होता तो, लेकिन चूंकि ये वीक बेस है, ठीक है, ये वीक है, इसलिए आपको कुछ एनर्जी देनी पड़ी है तोड़ने के लिए, और इसलिए रिलीज इतनी हुई है। तो डिफरेंस जो होता है वही एनर्जी क्या होती है, देनी पड़ती है तोड़ने के लिए 0.35।
माइनस कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 57, 35 दूनी 65.65, ये 56 हो गया, ये 3.65, यही आ गया क्या, ये है ना 56, हाँ ये होगा इतना क्या किलो जूल, पॉजिटिव में देनी पड़ेगी ना, ठीक है 57.1 होता है 3.65, सही किया है ना भाई, ये हो जाएगा 5, 10 में से 3 गया 0 हो गया, 10 में से 3 गया 7, और 6 में से 3 गया 3, ये 7 आएगा। इतना किलो जूल देनी पड़ेगी एनर्जी एक के लिए, एक हाइड्रोजन को निकालने के लिए। तो 2 हाइड्रोजन को निकालने के लिए इसका जस्ट डबल आना चाहिए। कि 15.71 होता है या फिर कुछ और होता है, ये आ जाएगा 7.5 के आसपास आ जाएगा किलो जूल पॉजिटिव में। आंसर दिया गया है 7.9। 57.1 होता है या 3 होता है, अगर 3 रखें तो क्या आएगा 95, हाँ आई थिंक ये 57.3 होता है, तो ये आ जाएगा 95 और ये आ जाएगा 7.9, ठीक है। करेक्ट आंसर शुड बी डी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा क्या किया हमने, एक के लिए निकाल लिया, पर इक्विवेलेंट दिया गया है। पर इक्विवेलेंट का मतलब एक हाइड्रोजन को करने के लिए, एक हाइड्रोजन के लिए इतनी एनर्जी रिलीज हुई है न्यूट्रलाइजेशन में, एक हाइड्रोजन को के लिए, और होनी चाहिए कितनी -57.3 होनी चाहिए। तो डिफरेंस जो होता है वही होता है आपका डिसोसिएट करने में जो एनर्जी देनी पड़ती है। तो डिसोसिएट करने में एनर्जी कितनी देनी पड़ी, ये आ गया आपका 3.95, एक हाइड्रोजन को निकालने के लिए 3.95 किलो जूल। तो 2 हाइड्रोजन को निकालने के लिए जस्ट उसका डबल विच इज 7.9 किलो जूल पर मोल। ठीक है बेटा खवाले, यस सर। आंसर क्या दिया गया है, हाँ सर वही। सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन भी एक इन्होंने भेजा है, जरा ये देख लीजिए क्या कह रहा है। एंथैल्पी चेंज इन्वॉल्व इन द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इज इतना, 25% of this energy is available for muscular work. If 100 kilojoule of muscular work is needed to walk 1 kilometer, what is the maximum distance in meter that person can be able to walk after eating 120 gram of glucose? Okay, 120 ग्राम ग्लूकोज खाया है, और ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है वो इतनी होती है पर मोल। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है पता है किसी को, 180। 180 ग्राम जब ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होगा तो -2880 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। तो कह रहा है 120 ग्राम उसने खाया है, कितनी एनर्जी मिलेगी उसको, कितनी मिलेगी भाई, -2880 इंटू 2/3, क्यों इसका हाँ 100, सर। चलिए ठीक है इतना किलो जूल रख लेते हैं, ठीक है इतना किलो जूल मिली एनर्जी। कह रहा है 25% ही एनर्जी इसके लिए अवेलेबल है, तो कितनी एनर्जी उसको एक्चुअल में वो यूज कर पाएगा इसका 2880 इंटू 2/3, इसका 1/4 टाइम्स ही यूज कर पाएगा, 25% ही।
है कि नहीं? इसका 25% ही यूज कर पाएगा। हाँ सर। कह रहा है कि कितना दूर तक जाएगा, 100 किलो जूल, इतनी एनर्जी है उसके पास। 100 किलो जूल अगर एनर्जी खर्च करेगा तो 1 किलोमीटर चलेगा, तो इतने एनर्जी से कितना चल पाएगा, डिवाइड बाई 100 कर दीजिए। 100 से ये काट दीजिए, यहाँ दशमलव लगा दीजिए, 2 से ये 2 काट दीजिए, 2 से ये काट दीजिए, 14.4, और 3 से फिर काट दीजिए, 3 चौको 12, 2 24, 3 अट्ठे 24, 4.8 किलोमीटर तो चल पाएगा बेटा। मीटर में पूछ रहा है, किलोमीटर इतना होगा तो मीटर कितना होगा, 4800। बताइएगा, इज इट करेक्ट? यस सर। समझ में आया? हाँ सर आ गया। 180 ग्राम ग्लूकोज होगा तो इतनी एनर्जी मिलेगी। उसने खाया है 120 ग्राम, तो कितनी एनर्जी मिलेगी, इतना। इसका कह रहा है 1/4 टाइम्स ही, इसका 25% ही वो यूज कर पाएगा, तो इतनी एनर्जी वो यूज कर रहा है चलने में। 1 किलोमीटर चलने में इतनी एनर्जी खर्च हो रही है, तो डिवाइड कर दीजिए, उतना किलोमीटर आ जाएगा। उसको मीटर में कह रहा है तो 4800 मीटर आ जाएगा। ठीक है बेटा? यस सर ठीक। ओके ओके। चलिए चलिए चलिए, अच्छा हो गया, सारा क्वेश्चन हो गया आपका। और किसी का कोई डाउट है? और किसी का कोई डाउट है? बोलिएगा जरा। नहीं है? और किसी को कुछ पूछना है? नहीं पूछना। चलिए, तो अगला हम ये कर लेते हैं, और एक बड़ा ही सिंपल सा लॉ है जिसको हम कहते हैं हेस लॉ। कई बार इसको हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट समीशन भी कहा जाता है। तो हेस लॉ के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, ठीक है? हेस लॉ पढ़ना है हमें, और उसके बाद रेजोनेंस एनर्जी के बारे में पढ़ना है, ठीक है? ओके, 2 बातें बची हुई हैं, 2 बातें पढ़ लेंगे, हमारा ये चैप्टर, ये मतलब थर्मोकेमिस्ट्री फिनिश हो जाएगा, ठीक है? 2 बातें अब हमें और जाननी है, एक है हेस लॉ और दूसरा है रेजोनेंस एनर्जी। तो नेक्स्ट इज हेस लॉ। आइडिया किसी को क्या होता है, व्हाट इज हेस लॉ? आप इसका यूज बहुत करते आए हैं अभी तक, जो आपने इसका इस्तेमाल किया है, ठीक है? अभी तक इसका, इस हेस लॉ का इस्तेमाल किया है, बस आप जानते नहीं है इसको, ठीक है? इस्तेमाल आपने इसका भरपूर किया है, भरपूर किया है, आप जानते नहीं है इस चीज को। चलिए जान जाते हैं क्या होता है हेस लॉ, ठीक है? बेसिकली आप अगर ये रिएक्शन लिखिए, N2 + 3H2 गिव 2NH3, ठीक है? ये एक रिएक्शन मैं लिख देता हूं। तो इस रिएक्शन की कुछ इंथैल्पी होगी। अब मैं एक काम करूं, इसी रिएक्शन को मैं दूसरे तरीके से कराऊं। मैंने पहले बॉन्ड तोड़ दूं, N2 का 2N में कन्वर्ट कर दूं, फिर 3H2 को 6H में कन्वर्ट कर दूं, और फिर इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मैं ये बना दूं, ठीक है? एक तो मैंने डायरेक्ट रिएक्शन कराया, नाइट्रोजन हाइड्रोजन को 1:3 के रेशियो में एक कंटेनर में रखा, थोड़ा सा हीट किया, रिएक्शन हो गया, प्रेशर दिया, रिएक्शन हीट दिया, रिएक्शन हो गया, उसकी मैंने इंथैल्पी निकाल ली। इसी को मैंने एक अलग तरीके से किया, एक अलग पाथ चूज किया मैंने इस रिएक्शन को करने का। क्या? नाइट्रोजन को 2N में कन्वर्ट किया, हाइड्रोजन को 6H में कन्वर्ट किया, और फिर उन दोनों को कंबाइन करके, उन दोनों को कंबाइन करके NH3 मैंने बना दिया, ठीक है? इज इट क्लियर?
ठीक है, यहाँ पे 6 NH बॉन्ड बनने होंगे। तो हेस लॉ बेसिकली ये कहता है कि भाई इस रिएक्शन की जो इंथैल्पी होगी वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती है, और ये तो होना भी है। इंथैल्पी जो स्टेट फंक्शन, आप रिएक्शन को डायरेक्ट करा दें या कई स्टेप में कराएं, क्या उस स्टेप से रिएक्शन की इंथैल्पी में कोई फर्क पड़ना चाहिए? नहीं पड़ना चाहिए। पड़ना चाहिए क्या भाई? डेल्टा एच तो प्रॉपर्टी ही है डेल्टा एच की कि वो एक क्या होता है, स्टेट फंक्शन होता है। स्टेट फंक्शन का मतलब क्या होता है? स्टेट फंक्शन का क्या मतलब है बताइए भाई? स्टेट पे डिपेंड करें, पाथ पे डिपेंड ना करें। मेरी आवाज आ रही है ना? थोड़ा सा हाँ ना कभी कभी बोल दिया कीजिए। पाथ पे डिपेंड ना करे, स्टेट पे डिपेंड करे, यानी कि रिएक्शन हो गया रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पे डिपेंड करे, इस बात पे डिपेंड ना करे कि रिएक्शन को किस तरह से कराया गया है। समझ रहे हैं समझ रहे हैं कि नहीं बात को? यस सर। समझ रहे हैं? तो यस इस सर। बात पे डिपेंड ना करे कि रिएक्शन किस तरह से कराया गया है, रेदर इस बात पे डिपेंड करे कि रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, तो इसी को हम हेस लॉ कहते हैं। ठीक है, ओके। बेसिकली ये रूल ये कहता है हीट एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड इन अ गैसियस केमिकल रिएक्शन, इन अ गिवन केमिकल रिएक्शन, गैसियस जरूर नहीं है, इन अ गिवन केमिकल रिएक्शन इज सेम whether the reaction occurs in one step of or several step। ठीक है, क्या कहता है हेस लॉ? हेस लॉ ये कहता है कि इंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन, इंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन, ठीक है, enthalpy of a reaction is same whether it is done in one step or several step। एक स्टेप में किया जाए या कई स्टेप में किया जाए, रिएक्शन की जो इंथैल्पी होगी वो क्या होगी? सेम होगी, कांस्टेंट होगी, चेंज नहीं होगी। ठीक है, या फिर इसको इस तरह से भी कह सकते हैं इंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन state not the path chosen by the reactant। ठीक है, समझ में आई बात? आपने जो भी आपने अप्लाई किया था, ये सारी चीजें जो भी अप्लाई की थी, ठीक है, जितने भी रिएक्शंस में आपने ये जो इस तरह से अप्लाई किया था, ये सब क्या था? ये डायरेक्ट ना करके आप इस तरह से जा रहे हैं, तो ये सब क्या था? हेस लॉ का ही को ही आपने अप्लाई किया था, जाने अनजाने में आपने हेस लॉ को अप्लाई किया था। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आई बात समझ में? इसको आपने खूब अप्लाई किया है, तो एप्लीकेशन के बारे में अलग से जानने की जरूरत नहीं है। एप्लीकेशन ऑफ हेस लॉ, एक आपको इसका सबसे अच्छा एप्लीकेशन जो आपको देखने को मिलता है वो है बॉर्न हैपर साइकिल। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? थोड़ा सा बॉर्न हैपर साइकिल की बात कर लें भाई। हैबर साइकिल नाम सुना है? सुना है कि नहीं सुना है? हाँ सर सुने। सोडियम प्लस हाफ क्लोरीन गिव NaCl सॉलिड। ठीक है, इस रिएक्शन की इंथैल्पी मान लीजिए डेल्टा H है। तो इस रिएक्शन को आप कई स्टेप में कर सकते हैं। ये सोडियम जो होता है सॉलिड के फॉर्म में होता है, क्लोरीन गैस के फॉर्म में होता है। तो सबसे पहले आप सोडियम गैस में कन्वर्ट करें, क्लोरीन को भी गैस में कन्वर्ट करें, एनर्जी दे देंगे। सोडियम से सॉलिड से गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो कौन सी एनर्जी लगेगी?
सब्लिमेशन एनर्जी, यहाँ पे कौन सी एनर्जी लगेगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी, है कि नहीं, बॉन्ड एनर्जी लगेगी। लेकिन आधा मोल क्लोरीन को तोड़ रहे हैं तो हाफ इंटू बॉन्ड एनर्जी लगेगी। इसके बाद आप क्या करना है, सोडियम गैस से सोडियम प्लस गैस में जाएंगे, तो इसके लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लोरीन गैस से क्लोरीन माइनस गैस में जाएंगे, इसमें आपको एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फिर ये दोनों कंबाइन होके NaCl सॉलिड करेंगे और इसमें एनर्जी रिलीज होगी, दैट वुड बी लैटिस एनर्जी। तो अकॉर्डिंग टू हेस लॉ इस रिएक्शन का जो डेल्टा H होगा, इस रिएक्शन का जो डेल्टा H होगा वो किसके बराबर होगा, डेल्टा H सब्लिमेशन प्लस आयनाइजेशन एनर्जी प्लस हाफ इंटू बॉन्ड एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और प्लस लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी हमेशा नेगेटिव में होता है तो रखने की जरूरत नहीं है, डेटा वैल्यू उसकी हमेशा नेगेटिव होगी, ठीक है, ओके। दिस इज ये इस साइकिल जो बनाया है आपने, इस साइकिल को बॉर्न-हैबर साइकिल कहते हैं। और विद द हेल्प ऑफ बॉर्न-हैबर साइकिल आप लैटिस एनर्जी फाइंड करते हैं। लैटिस एनर्जी को पता करने का डायरेक्ट कोई तरीका नहीं होता है, तो आप इस तरीके से बॉर्न-हैबर साइकिल बना के लैटिस एनर्जी निकालते हैं। इज इट क्लियर, बताइएगा जरा, ठीक है, कोई कंफ्यूजन, यस सर। ठीक है ना, समझ में आ रहा है सारी बातें, हाँ सर। ठीक है, चलिए। तो ये आपका हो गया बॉर्न-हैबर साइकिल। एंड इन बॉर्न-हैबर साइकिल हम हेस लॉ को अप्लाई करते हैं, हेस लॉ को अप्लाई करते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी का एक एप्लीकेशन हमें थोड़ा सा समझना था, ठीक है। और बॉन्ड एंथैल्पी का जो एक एप्लीकेशन है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ रेजोनेंस एनर्जी। तो हेडिंग डाल लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी। और उसमें एक तो एप्लीकेशन ये था, पहला एप्लीकेशन तो आप ये कह सकते हैं कि सर हमने बॉन्ड एंथैल्पी की सहायता से किसी भी रिएक्शन की एंथैल्पी निकाली थी। किसी भी रिएक्शन की एंथैल्पी क्या होती है, सिग्मा ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस सिग्मा ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, है कि नहीं। तो पहला तो ये है कि डेल्टा H आप फाइंड कर सकते हैं। डेल्टा H क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड एनर्जी ऑफ सिग्मा ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस सिग्मा बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। क्यों भाई, बताइएगा जरा, कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं, बता दीजिए जरा। हाँ ठीक सर। है, यस सर। ठीक है, ये एक एप्लीकेशन हो गया, पहला एप्लीकेशन आपका है। तो इन कैलकुलेटिंग एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन की एंथैल्पी को निकालने में बॉन्ड एंथैल्पी का यूज करते हैं। दूसरा जो एप्लीकेशन है दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड दैट इज रेजोनेंस एनर्जी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं। रेजोनेंस एनर्जी अच्छे वाले क्वेश्चन बनते हैं, इस पे इजी वाले नहीं, थोड़े से अच्छे वाले, आसान बनने हैं तो हालांकि पूछा कम जाता है रेजोनेंस एनर्जी के बारे में, क्योंकि इसके क्वेश्चंस बड़े थोड़े से लेंदी होते हैं, इसलिए पूछता कम है। मेंस में इतना टाइम नहीं होता है कि आपको, लेकिन एडवांस में रेजोनेंस एनर्जी पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मेंस में तो नहीं पूछे जाते हैं, अगर पूछे भी जाएंगे तो थोड़े से आसान वाले पूछे जाएंगे, ठीक है। लेकिन रेजोनेंस एनर्जी पे थोड़े से अच्छे अच्छे वाले क्वेश्चंस बनते हैं, इतने अच्छे वाले क्वेश्चन बनते हैं कि करने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगे, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है करने में, ओके। चलिए देख लेते हैं, रेजोनेंस एनर्जी की थोड़ी बात कर लें हम, क्या होता है रेजोनेंस एनर्जी। आपको पता है रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है, सबको तो पता ही होगा,
बताइएगा क्या होता है रेजोनेंस एनर्जी? क्या होती है रेजोनेंस एनर्जी? रेजोनेंस होता है तो उससे एनर्जी रिलीज होती है कि नहीं? जब भी रेजोनेंस होगा एनर्जी रिलीज होगी। जो एनर्जी रिलीज होती है रेजोनेंस में उसको हम क्या कहते हैं? रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, ओके, समझ में आई बात? तो अलग से Yes. बताने की जरूरत नहीं है रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है। हाँ, यस लेकिन सर। ये है, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं एक रिएक्शन लिखूं 6C सॉलिड है प्लस 3H2 गिव C6H6 एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, ये लिक्विड फॉर्म में होता है। तो आप इस रिएक्शन की एंथैल्पी निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? बताइएगा जरा, बताइएगा। इस रिएक्शन की एंथैल्पी निकाल सकते हैं आप, कैलकुलेट कर सकते हैं ना? हाँ क्यों सर भाई? कर। इस रिएक्शन की एंथैल्पी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, या तो दिया गया होगा या तो आप कैलकुलेट कर लें। बॉन्ड एंथैल्पी से भी, बॉन्ड एंथैल्पी से कैलकुलेट कर सकते हैं आप। सबसे पहले क्या करेंगे, कार्बन सॉलिड, सॉलिड है तो उसको पहले गैस में कन्वर्ट करेंगे, कार्बन सी गैस, और फिर आप इसको 3H2 को 6H में कन्वर्ट करेंगे गैस, और फिर इन दोनों को मिला के आप बॉन्ड बनाएंगे। कितने कितने बॉन्ड बन रहा है? 3 सी डबल बॉन्ड सी बनेंगे, 3 सी डबल बॉन्ड सी बनेंगे, 3 सी सिंगल बॉन्ड सी बनेंगे, और 6 CH बॉन्ड बनेंगे। बनेंगे कि नहीं बनेंगे? ठीक है, तो ये सब पता है आपको, तो इस रिएक्शन की इंथैल्पी पता चल जाएगी। आपके पास एटम है, एटम से बॉन्ड बना रहा है, इस रिएक्शन की इंथैल्पी पता होनी चाहिए, इसकी इंथैल्पी पता होनी चाहिए, और ये सारी बातें पता होनी चाहिए। इस रिएक्शन की आप इंथैल्पी निकाल सकते हैं। लेकिन ये बताइए, जब आप इंथैल्पी निकालेंगे तो क्या आपने उसमें रेजोनेंस को इंक्लूड किया? नहीं। ये जब बना तो ये अपने आप रेजोनेंस होने लगा इसमें, और रेजोनेंस होने लगा तो इसकी एनर्जी कुछ रिलीज हो गई, है कि नहीं? यानी कि जो आप कैलकुलेट करेंगे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, जो कैलकुलेट करेंगे और जो आप ऑब्जर्व करेंगे, क्या वो सेम होगा? नहीं होगा, डिफरेंस आएगा दोनों में। डिफरेंस किसकी वजह से आएगा? रेजोनेंस की वजह से, है कि नहीं? बताइएगा। जो आप Yes. कैलकुलेट करेंगे उसमें रेजोनेंस इन्वॉल्व नहीं होगा। जो आप कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेटेड वैल्यू जो आएगी आपकी, कैलकुलेटेड वैल्यू, उसमें रेजोनेंस इज नॉट इंक्लूडेड होगा क्या? और जो आप ऑब्जर्व करेंगे उसमें रेजोनेंस तो इंक्लूड होगा, क्योंकि ऑब्जर्व कर रहे हैं अगर जो आप, तो उसमें मॉलिक्यूल रेजोनेंस कर रहा होगा, रेजोनेंस कर रहा होगा तो कुछ ऑलरेडी एनर्जी रिलीज कर चुका है। तो ऑब्जर्व जो करेंगे उसमें रेजोनेंस इज इंक्लूडेड होगा कि नहीं होगा? बताइएगा जरा, बता दीजिए जरा। एक में रेजोनेंस इंक्लूडेड नहीं है, दूसरे में रेजोनेंस इंक्लूडेड है कि नहीं? जरा हाँ बताइए। सर। ठीक है, तो हाँ सर। रेजोनेंस एनर्जी कैसे निकालना है? रेजोनेंस एनर्जी को निकालने का क्या तरीका आएगा? इंक्लूडेड माइनस नॉन इंक्लूडेड होगा कि नहीं? हाँ सर होगा। भाई जिसमें इंक्लूडेड है वो माइनस जिसमें नॉन इंक्लूडेड है वो कर ले। ठीक है, तो इसमें इंक्लूडेड है, इसमें नॉन इंक्लूडेड है, क्या करेंगे आप? ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस कैलकुलेटेड वैल्यू। बताइएगा। Yes sir. रेजोनेंस यस सर। एनर्जी को क्या लिख सकते हैं आप? ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ
डेल्टा एच एफ माइनस कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ डेल्टा एच एफ। ये आप कर दें तो निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, बताइएगा जरा। ठीक है, बोलिए जरा। यस सर। ठीक है, तो रेजोनेंस एनर्जी इस तरह से निकाली जाती है, इस तरह से निकाला जाता है। ठीक है, अगर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया गया है तो, अगर इंथैल्पी ऑफ कंबशन दिया गया है तो क्या होगा। मान लीजिए C6H6 को आप बर्न कर रहे हैं, CO2 और H2O। तो अगेन दो वैल्यू, या तो एक वैल्यू आप ऑब्जर्व करेंगे, बॉन्ड एंथैल्पी से कैलकुलेट कर सकते हैं ना आप, और दूसरा आप ऑब्जर्व करेंगे। जो ऑब्जर्व करेंगे उसमें रेजोनेंस एनर्जी इंक्लूडेड होगा कि नहीं होगा। हाँ सर होगा। यस सर होगा। ऑब्जर्व करेंगे उसमें रेजोनेंस एनर्जी इज इंक्लूडेड, और जो कैलकुलेट करेंगे रेजोनेंस एनर्जी इज नॉट इंक्लूडेड। क्यों भाई, कैलकुलेट आप कैसे करेंगे, बॉन्ड एंथैल्पी से, और जब बॉन्ड एंथैल्पी देख रहे हैं तो आप रेजोनेंस एनर्जी नहीं देख रहे हैं, है कि नहीं, बताइएगा जरा, जरा बोल दीजिए बेटा। हाँ सर। ठीक है, क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या बनेगा। क्या बनेगा, बोलिए जरा, रेजोनेंस एनर्जी का कंबशन के बेसिस, बताइए जरा। क्या बनेगा, अगर कंबशन के फॉर्म में, अगर कंबशन दिया गया हो, एक ऑब्जर्व्ड और एक कैलकुलेटेड कंबशन दिया गया है, तो क्या बनेगा। देखिएगा, एक चीज समझिएगा जरा, कंबशन में अगर मॉलिक्यूल में रेजोनेंस नहीं है तो यहाँ पे है, मॉलिक्यूल में अगर आप रेजोनेंस कर रहे हैं तो यहाँ पे है, और इन दोनों को जब आप कंबाइन कंबशन कर देंगे तो वो यहाँ पे पहुंच जाएगा। एनर्जी लेवल की बात कर रहा हूं मैं, ये विदाउट रेजोनेंस है, ये विद रेजोनेंस है, और ये कंबशन होने के बाद तो ये एनर्जी में से ये एनर्जी कंबाइन, विदाउट रेजोनेंस यानी कि कौन सा, कैलकुलेटेड, विद रेजोनेंस यानी कि ऑब्जर्व्ड। तो क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेटेड माइनस ऑब्जर्व या ऑब्जर्व माइनस कैलकुलेटेड। सर कैलकुलेटेड माइनस है। कैलकुलेटेड माइनस ऑब्जर्व या ऑब्जर्व माइनस कैलकुलेटेड। सर ऑब्जर्व माइनस कैलकुलेटेड ही करना पड़ेगा। ऑब्जर्व माइनस कैलकुलेटेड होना चाहिए, बिल्कुल ऑब्जर्व माइनस कैलकुलेटेड होना चाहिए। ऑब्जर्व में ऑलरेडी रेजोनेंस इन्वॉल्व है, इसमें रेजोनेंस इन्वॉल्व नहीं है, तो दिस माइनस दिस करेंगे, हमेशा याद रखिएगा। और वैसे भी आप अगर सोच रहे हैं कि कैलकुलेटेड माइनस ऑब्जर्व करें तो जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव में आएगी, रेजोनेंस एनर्जी नेगेटिव होती है, रेजोनेंस एनर्जी नेगेटिव होती है। ऑब्जर्व जब भी आप करेंगे तो उसमें रेजोनेंस इंक्लूडेड होगा, कैलकुलेटेड में रेजोनेंस इंक्लूडेड नहीं होगा। तो यानी कि अगर आप रेजोनेंस एनर्जी आप निकालना चाहें तो रेजोनेंस एनर्जी को आप कह सकते हैं क्या, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ डेल्टा एच कंबशन माइनस कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ डेल्टा एच कंबशन, ये कंबशन के फॉर्म में है। समझ में आया, कई बार कंबशन वाले डेटा दिए जाते हैं,
ऑब्जर्व वाले डेटा नहीं दिए जाते हैं, कंबशन वाले डेटा दिए जाते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? बोलिए जरा। यस सर, क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं। तीसरा एक और डेटा होता है, हालांकि यहाँ से काम हो जाएगा आपका, इन दोनों डेटा से काम हो जाएगा, इन दोनों फॉर्मूले से काम हो जाएगा। इनफैक्ट आप कहीं ना कहीं इस फॉर्मूले से भी काम कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं पता है आपको, डेटा इतना दिया जाएगा कि आपको ऊपर वाले फॉर्मूले से आपका काम चल जाएगा। ठीक है, सिर्फ अगर एक भी पता है आपको, रेजोनेंस एनर्जी को निकालने का एक भी तरीका पता है, तो आपको कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसके क्वेश्चंस जो होते हैं वो थोड़े से मजेदार होते हैं, टफ होते हैं, परेशान करने वाले होते हैं। ठीक है, ओके। कई बार थोड़ा सा मैं आपको एक और चीज बता ही दूं, थोड़ा सा टाइम है मेरे पास तो एक और चीज बता देता हूं। बेंजीन है, 3 हाइड्रोजन से रिएक्शन करके साइक्लोहेक्सेन बना रहा है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, सो दैट इज इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। अगेन इसकी भी 2 वैल्यूज होंगी, एक आप कैलकुलेट कर सकते हैं, एक ऑब्जर्व कर सकते हैं। बोलिएगा। एक वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं, एक वैल्यू ऑफ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, जरा बताइएगा। बोलिए जरा। हाँ सर। ठीक है, क्या होगा? अगेन एक जो कैलकुलेट करेंगे उसमें रेजोनेंस इन्वॉल्व नहीं होगा, जो ऑब्जर्व करेंगे उसमें रेजोनेंस इन्वॉल्व होगा। है कि नहीं? होगा कि नहीं होगा? यस हाँ सर। सर। तो अब बता दीजिए क्या होगा फिर। क्या करेंगे? ऑब्जर्व माइनस कैलकुलेटेड या कैलकुलेटेड माइनस एब्जॉर्ब्ड? डेल्टा एच रेजोनेंस एनर्जी, एच क्यों लिख रहा हूँ, रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया जाता है, इस फॉर्म में दिया जाता है। इससे इसको कन्वर्ट करने के लिए कुछ एनर्जी दी गई है, मान लीजिए कुछ एक्स दिया गया है। ठीक है, तो 3 होता तो 3 बार हाइड्रोजन ऐड करते तो 3x होता, होता कि नहीं होता? 3x होता, एनर्जी क्या हो जाती? 3x एनर्जी रिलीज होती। लेकिन एक्चुअल में उससे कम एनर्जी रिलीज हुई है। एक्चुअली में आपने जब किया है तो कुछ वाई एनर्जी रिलीज हुई है। बताइएगा रेजोनेंस एनर्जी क्या होगी? इसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी या कम एनर्जी रिलीज होगी? ऑलरेडी रेजोनेंस है इसमें तो स्टेबल है वो, है ना? बताइएगा जरा, जरा सोच के बोलिएगा। हम्म, ये होगा 3x माइनस वाई के बराबर। एक हाइड्रोजन को हाइड्रोजनेट करने में x, तो 3 हाइड्रोजन को हाइड्रोजनेट करने में 3x, यानी कि 3 हाइड्रोजन को हाइड्रोजनेट करने में 3x एनर्जी रिलीज होती। 3 हाइड्रोजन लगता है यहाँ पे, 3x एनर्जी रिलीज होती। ऑब्जर्व कैलकुलेटेड है, लेकिन कैलकुलेटेड में रेजोनेंस इन्वॉल्व नहीं है, ऑब्जर्व इसमें रेजोनेंस इन्वॉल्व है। ठीक है,
लेकिन यहाँ पे एक चीज का ध्यान देना है आपको, एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है, एनर्जी रिलीज हो रही है। तो मान लीजिए x की वैल्यू 100 है और ये 300 है, इसमें चूंकि ऑलरेडी स्टेबल है तो इसमें कम एनर्जी रिलीज होगी, कुछ मान लीजिए 250 एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, कम एनर्जी रिलीज होगी या ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी? एनर्जी तो ये, हाँ ठीक है, तो रेजोनेंस एनर्जी क्या हो जाएगी, 300 माइनस 250 विच इज 250, सॉरी विच इज 50, रेजोनेंस एनर्जी इसकी 50 आ जाएगी। समझ रहा है? मतलब हाइड्रोजनेशन करने में आप हाइड्रोजन को ऐड करने की एनर्जी कैलकुलेटेड वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू, ठीक है, इज इट क्लियर? रेजोनेंस एनर्जी के लिए कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ हाइड्रोजनेशन माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ हाइड्रोजनेशन, ये आप कर सकते हैं। हालांकि इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप सीधे सीधे इस फॉर्मूले से, एक फॉर्मूला ही याद रखिए, बार बहुत सारे फॉर्मूले याद रखेंगे कंफ्यूजन होगा, इस फॉर्मूले से आप रेजोनेंस एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी की बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे, हम इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, थर्मोकेमिस्ट्री खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करने वाले हैं। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू।